हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य EAFM। आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुद्रा के दोष क्या क्या हैं, किन आधारों पर मुद्रा के खतरे उत्पन्न हुए हैं, उसकी दोष उत्पन्न हुए हैं, ये हमने बात की थी पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुद्रा का वर्गीकरण या मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के वर्गीकरण की जहाँ तक बात करें तो मुद्रा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से किया है और आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो मुद्रा के वर्गीकरण का दो भागों में विभक्त किया गया है, परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण को देखिए फिर विभाजित किया है तीन उपभागों में प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण और भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा कौन कौन सी होती है, ध्यान दीजिए, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर ऐच्छिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को हम विभाजित कर सकते हैं वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में। और मुद्रा के आधुनिक वर्गीकरण में हम देखें, आधुनिक वर्गीकरण को उपभागों में बांटा है, सामान्य मुद्रा, बैंक मुद्रा और उच्च मुद्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम इन आधारों पर, अलग अलग आधारों पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का जो वर्गीकरण किया गया है उसका क्या मीनिंग है, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का क्या मीनिंग है और भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का क्या वर्गीकरण का क्या आशय है, क्या अर्थ है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण क्या है मुद्रा का? देखिए, परंपरागत वर्गीकरण में सबसे पहले बताया है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर क्या वर्गीकरण किया गया है? सबसे पहला है वास्तविक मुद्रा। अब वास्तविक मुद्रा क्या होती है? देखिए, वास्तविक मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो दैनिक जीवन में ऐसी वस्तु जो वास्तविक जीवन में लेन देन में प्रयुक्त होती है दैनिक रूप से, उसे कहा जाता है वास्तविक मुद्रा। दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। और यही मुद्रा क्या होती है? वास्तविक रूप से विनिमय का माध्यम और संचय का आधार होती है। सामान्य रूप से ये मुद्रा सरकार द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक मुद्रा कहलाती है। इसी मुद्रा के अंतर्गत हम जैसे भारत में सिक्के और पत्र मुद्रा ये इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। भारत के सिक्के और पत्र मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है। वास्तविक मुद्रा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। देखिए, वस्तु मुद्रा क्या होती है? वस्तु मुद्रा होती है जो किसी धातु की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा। और इसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। यानी कि जो कॉइन है, यदि उसका वास्तविक मूल्य और उसका अंकित मूल्य दोनों बराबर है तो वो क्या कहलाएगी? वस्तु मुद्रा, जो किसी धातु की बनी होती है। और प्रतिनिधि मुद्रा जो स्वयं का तो कोई मूल्य उसका नहीं होता, लेकिन ये किसी न किसी बहुमूल्य धातु का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, भारत में जितने भी नोट हैं, यदि हम देखें तो उन नोटों का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कागज़ के बने हैं। लेकिन क्योंकि ये मुद्रा अपने पीछे रखी हुई धात्विक कोशों का प्रतिनिधित्व करती है। आपने देखा होगा उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये के नोट पे होगा, धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देती हूँ। वो उसके पीछे रखे हुए कोशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए ये ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? प्रतिनिधि मुद्रा, जिसके निर्गमन के पीछे कुछ कोश रखे जाते हैं और ऐसी मुद्रा उन कोशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से वास्तविक मुद्रा को हमने दो भागों में विभक्त किया, वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। वस्तु मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है और उसका अंकित मूल्य और उसका वास्तविक मूल्य दोनों बराबर होता है। उस धातु का मूल्य और उसका अंकित मूल्य
बराबर है। और प्रतिनिधि मुद्रा जिसका स्वयं का अपना कोई मूल्य नहीं है लेकिन वो परिवर्तनशील होती है और उसके पीछे किसी न किसी धातु का प्रतिनिधित्व होता है, उस धातु में वो परिवर्तनशील होती है। अब मैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की बात करूं तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा। परिवर्तनीय मुद्रा क्या हो गई? यदि प्रतिनिधि मुद्रा किसी धातु में परिवर्तनशील है, सरकार उसको परिवर्तन की गारंटी देती है सोने या चांदी में, तो वो धातु क्या, वो मुद्रा क्या कहलाएगी? परिवर्तनीय मुद्रा। और अपरिवर्तनीय मुद्रा, अगर ये कोई भी कागजी मुद्रा कोई किसी भी प्रकार की कागजी मुद्रा बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय नहीं है तो वो प्रतिनिधि मुद्रा कहलाएगी। जैसे कि हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारतीय मुद्रा क्या है? अपरिवर्तनीय मुद्रा है। सरकार वचन देती है इतने रुपए मूल्य का को भुगतान करने का, अदा करने का, लेकिन वास्तव में वो परिवर्तन करने की गारंटी नहीं दे रही है। वो परिवर्तन, बहुमूल्य धातु में परिवर्तन करने का कोई भी उसमें विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि मुद्रा को भी हमने दो भागों में विभक्त किया, परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम हिसाबी मुद्रा। देखिए, हिसाबी या लेखे की मुद्रा वह मुद्रा होती है जो हिसाब किताब में प्रयुक्त होती है। सामान्यतः वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा में कोई अंतर नहीं होता, किंतु संकटकालीन स्थितियों में इन दोनों में अंतर उत्पन्न हो सकता है। जैसे संकट काल में जर्मनी में मुद्रा प्रसार के समय वास्तविक मुद्रा मार्क थी पर हिसाबी मुद्रा फ्रैंक और डॉलर थी। देखिए, हिसाबी मुद्रा से क्या तात्पर्य हुआ यहाँ, यानी कि वह मुद्रा जो अकाउंट्स के रूप में, अकाउंट्स को परफॉर्म करने में काम ली जाती है, लेखे के रूप में काम में ली जाती है। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि भारतीय मुद्रा जो रुपए में है, भारतीय मुद्रा का नाम है रुपए, और अकाउंट्स के जब किए जाते हैं, लेखे जो रखे जाते हैं वो भी रुपए में रखे जाते हैं। तो दोनों सेम है, यानी कि लेखे की मुद्रा और वास्तविक जो लेन देन की मुद्रा है, हिसाबी मुद्रा है, वो दोनों एक ही है। वास्तविक रूप में चलन में और लेखे में प्रयुक्त मुद्रा एक ही है, तो वो कहलाती है हिसाबी मुद्रा। जनरली जो लेखे में प्रयुक्त मुद्रा है, हिसाबी मुद्रा जो है, वो मुद्रा और चलन की मुद्रा दोनों एक ही होती है, पर संकटकालीन परिस्थितियों में ये चेंज हो सकती है, इनमें कोई परिवर्तन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है संकट के समय में। जैसे संकट काल में मैंने बताया, जर्मनी में जब संकट उत्पन्न हुआ था उस समय वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, यानी कि चलन में तो मार्क था, लेकिन जो हिसाब रखे जाते थे वो किस में रखे जाते थे? फ्रैंक या डॉलर में। इस प्रकार से हिसाबी मुद्रा ऐसी मुद्रा जो लेखे में काम में आती है, लेखे में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या है? ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना जनता की इच्छा पर निर्भर है, कानून उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जनता चाहे तो उसे स्वीकार करे, अन्यथा अस्वीकार कर ले। देखिए, आप जनरली जितने भी चेक, हुंडी, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र है, यदि आप इसमें भुगतान करते हैं, किसी भी प्रकार का भुगतान आप चेक के रूप में करते हैं, तो दुकानदार चाहे या लेनदार चाहे तो वो उसमें भुगतान स्वीकार करे, उसे कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, लेनदार चाहे तो उसे स्वीकार करे, अन्यथा अस्वीकार कर दे, उसे कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता, तो वह मुद्रा कहलाती है ऐच्छिक मुद्रा। और वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा क्या है? जो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित है और जिसे स्वीकार करना कानूनन जरूरी है, वैधानिक रूप से अनिवार्य है, तो वो मुद्रा क्या कहलाएगी? वैधानिक मुद्रा। जैसे कि भारत में आप कहीं भी चले जाइए, यदि आप पेमेंट रुपए के रूप में करते हैं, जितने भी भारतीय करेंसी है, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट, यदि आप इसके रूप में पेमेंट करते हैं तो भुगतान लेने वाला इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, उसे इस मुद्रा के रूप में पेमेंट लेना ही पड़ेगा, ये कानूनी बाध्यता है। तो ऐसी मुद्रा जो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित है तथा उसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है,
जिसे मुद्रा के रूप में अस्वीकार करने पर दंड दिया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? वैधानिक मुद्रा। अब वैधानिक मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा जिसे किसी असीमित मात्रा में स्वीकार करना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी लेन देन में उसकी असीमित मात्रा स्वीकार करने के लिए लेनदार कानूनी रूप से बाध्य है। किसी को आपको मान लीजिए बहुत बड़ा पेमेंट करना है और आप उसे भारतीय नोटों में इस प्रकार का पेमेंट करते हैं, तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है, वो उसे लेने से मना नहीं कर सकता। तो असीमित मात्रा में उसे स्वीकार करने की वैधानिक अनिवार्यता है। और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा से क्या तात्पर्य हुआ? एक सीमित मात्रा में ही जिसमें भुगतान स्वीकार किया जा सकता है, उस सीमित मात्रा से ज़्यादा भुगतान स्वीकार करने के लिए लेनदार मना कर सकता है, उससे ज़्यादा भुगतान स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। यानी कि जिसमें एक सीमा तक लेने के लिए ही वो बाध्य है, उससे ज़्यादा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो भारत में यदि हम बात करें तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के सीमित विधिग्राह्य मुद्रा थे। अब हालांकि वर्तमान में ये चलन में नहीं है, बंद हो चुके हैं, लेकिन जब ये चलन में थे तो ये मुद्रा सीमित विधिग्राह्य मुद्रा थी। कोई भी व्यक्ति 25 रुपये से ज़्यादा भुगतान लेने से इनमें मना कर सकता था। इसकी एक सीमा थी 25 रुपये का भुगतान। यदि कोई भी व्यक्ति 25 रुपये से अधिक इस प्रकार के सिक्कों में पेमेंट करता है तो दूसरा व्यक्ति लेने से मना कर सकता है, वो उसे स्वीकार करे या ना करे वो उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसे वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से सीमित विधिग्राह्य मुद्रा की एक सीमा निर्धारित होती है, उससे ज़्यादा पेमेंट स्वीकार करने के लिए लेनदार को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें मैंने आपको बताया वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा, जिसमें भी वैधानिक मुद्रा का फिर हमने वर्गीकरण किया है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में। अगला देखते हैं हम भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए, भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण हम 2 आधारों पे कर सकते हैं। आगे हमने ग्राफ में देखा था धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा। धात्विक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जो किसी न किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता आदि। यानी कि ऐसी मुद्रा जो किसी न किसी धातु की बनी होगी, वो क्या कहलाएगी? धात्विक मुद्रा या धातु मुद्रा। अब धात्विक मुद्रा भी 3 प्रकार की होती है। अब देखिए, ये जो धातु होती है वो कोई भी हो सकती है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता या किसी अन्य प्रकार की कोई भी धातु हो सकती है जिसकी ये मुद्रा बनी होती है। अब इसके हमने पार्ट डिवाइड किए, इसके 3 प्रकार हैं। प्रमाणिक या मानक मुद्रा। देखिए, प्रमाणिक या मानक मुद्रा क्या होती है? प्रमाणिक या मानक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो देश की प्रधान मुद्रा होती है। ठीक है, ये देश की प्रधान मुद्रा होगी। इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य क्या होगा? दोनों समान होते हैं और असीमित विधिग्राह्य होती है। यानी कि जब मुद्रा का आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर है तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? प्रमाणिक या मानक मुद्रा। और इसको असीमित रूप से स्वीकार करने की अनिवार्यता होती है, साथ ही ये देश की प्रधान मुद्रा होती है। सेकंड देखिए, सांकेतिक मुद्रा। देखिए, सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? जब किसी भी मुद्रा का आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो ये क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा। साथ ही आप ध्यान दीजिए, इसमें ये देश में प्रधान मुद्रा नहीं है बल्कि गौण मुद्रा होती है। तो सांकेतिक मुद्रा कौन सी मुद्रा हो गई? देश की गौण मुद्रा, जिसका अंकित मूल्य और उसका आंतरिक मूल्य दोनों क्या है? बराबर नहीं होता, यानी कि आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? सांकेतिक मुद्रा। तीसरा प्रकार हमने देखा गौण या सहायक मुद्रा। देखिए, गौण या सहायक मुद्रा क्या होती है? धात्विक मुद्रा सहायक मुद्रा के रूप में भी हो सकती है, जो छोटे छोटे फुटकर भुगतान के रूप में
जिसके छोटे छोटे भुगतानों के रूप में को निपटाने के लिए ये मुद्रा काम में ली जाती है। यानी कि जब प्रधान मुद्रा की सहायक के रूप में किसी भी प्रकार की मुद्रा चलन में हो तो वो क्या कहलाती है, गौण या सहायक मुद्रा। आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी नोट हैं उनके साथ ही कुछ सिक्के चलन में हैं। 50 पैसे का सिक्का जो बंद हो चुका है जनरली, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। तो ये जो सिक्के हैं ये क्या है, गौण या सहायक मुद्रा, जो प्रधान मुद्रा के सहायक के रूप में चलन में होती है। छोटे छोटे फुटकर भुगतानों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, इनको यूज में लिया जाता है। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है, गौण या सहायक मुद्रा। जो इस प्रकार से हमने भौतिक स्वरूप में प्रथम प्रकार देखा, धात्विक मुद्रा, जो किसी धातु की बनी होती है। वो धातु कोई भी हो सकती है, सोने, चांदी, तांबा, पीतल या जस्ता, किसी भी प्रकार से कोई भी धातु हो सकती है। और धात्विक मुद्रा का भी फिर हमने वर्गीकरण किया 3 आधारों पर। प्रामाणिक या मानक मुद्रा, जो देश की प्रधान मुद्रा है, जिसका बाह्य और आंतरिक मूल्य दोनों बराबर होता है और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है ये। सांकेतिक मुद्रा, जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है और ये देश की प्रधान मुद्रा नहीं है, बल्कि गौण मुद्रा के समान ही चलन में रहती है। गौण या सहायक मुद्रा, जो प्रधान मुद्रा की सहायक के रूप में चलन में होती है और ये छोटे छोटे फुटकर भुगतानों के निपटारे के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रकार देखते हैं भौतिक स्वरूप में हम। नेक्स्ट प्रकार है पत्र मुद्रा। देखिए पत्र मुद्रा क्या होती है, यह मुद्रा कागजी नोटों के रूप में प्रचलन में होती है। यह विशेष किस्म के कागज पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार उसके धारक को एक निश्चित राशि के भुगतान का वचन देती है। भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के नोट कागजी मुद्रा के परिचायक हैं। तो इस प्रकार से ऐसी मुद्रा, पत्र मुद्रा कौन सी मुद्रा हो गई, जो कागजी नोटों के रूप में प्रचलन में है। और एक प्रतिज्ञा पत्र है, ये मांग पर देय होता है। सरकार इसमें एक वचन देती है कि मांगने पर वो उस मुद्रा पर अंकित राशि भुगतान करने का वचन देती है। भारत में आपने देखा कि जितने भी नोट हैं, करेंसी नोट, वो सारे क्या हैं, कागजी मुद्रा है, जिस पर सरकार द्वारा एक वचन दिया जाता है कि मांगने पर धारक को जो भी रुपए उस पर अंकित है उतने भुगतान करने का सरकार वचन देती है। तो इस प्रकार से पत्र मुद्रा, कागजी नोट जितने भी हैं वो पत्र मुद्रा कहलाते हैं। अब पत्र मुद्रा के क्या गुण दोष हैं, धात्विक मुद्रा के प्रकार, धात्विक मुद्रा के गुण और दोष, साथ ही पत्र मुद्रा क्या है, पत्र मुद्रा में का वर्गीकरण क्या है, किस आधार पे हम इसे विभाजित कर सकते हैं, पत्र मुद्रा के गुण और दोष क्या हैं, अच्छी मुद्रा की क्या गुण होने चाहिए, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोरोना टाइम में स्टे होम, स्टे सेफ और थैंक यू वेरी मच।